बच्चों, द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसका हाफ पार्ट हमने पिछले वाले वीडियो में करवा दिया था। आगे का जो बचा हुआ था वो आज करवा रहे हैं। पीछे वाला जो वीडियो हमने डाला था, जो भी जितना करवाया था वो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे का आज कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हम पीछे से जुड़ते हैं ताकि आगे का समझ आ जाए। पहले तो आप फर्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखें। अगर वो नहीं देखोगे तो ये दूसरा बिल्कुल समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देख लेना, वो अच्छी तरह समझ लेना, फिर ये आगे का देखना है। देखिए, अब आगे का करते हैं हम। यहाँ से किया था हमने अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने देख लिया था। इतना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पांडुलिपि मिलती हैं प्राचीन काल में, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये सब आपको बता दिया गया था। अब आगे का देखते हैं। देखिए, इतने वर्षों में हमने कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं ये आपको बता दिया था। जो हाथ से लिखी गई होती हैं वो पांडुलिपियाँ होती हैं। ये देखिए, तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती हैं, और जैसे कोई पेड़ का छाल है उसको तैयार करके उसके ऊपर लिखी जाती थी। तो ये तो है नहीं कि वो कोई पत्थर या कोई कठोर लकड़ी या किसी की हो ऐसी कि वो ख़त्म ना हो। तो इसलिए कीड़ों ने खा लिया। कई सालों, हजारों सालों, वर्षों पहले की बात है ये। तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियाँ कहाँ रखी होती हैं? मंदिरों और विहारों में। आज के टाइम पे भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं इनके, वो मिल जाते हैं। कि प्राचीन समय में मंदिरों में ही और विहारों में ही पढ़ते थे, पुस्तकें पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, वहीं पे सेफ मिलती हैं आज के समय में। और विहार क्या होते हैं? जहाँ पर जैसे कि आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा, जैन धर्म के बारे में सुना होगा। जो प्राचीन धर्म थे उनके जो भिक्षु थे, जो भी मानने वाले थे, वो विहारों में ही रहते थे। तो वहाँ पर जो भी पांडुलिपियाँ उस टाइम की लिखी हुई है वो मिल जाती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें किस किस की चर्चा मिलती है? राजाओं के बारे में मिल जाती है। औषधियों, उस समय पे आज की तरह तो डॉक्टर तो होते नहीं थी, तो औषधियों के बारे में या विज्ञान आदि जो भी आविष्कार होते थे, नई नई चीज़ों के बारे में, उन सब की चर्चा इसमें मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। तो ये पांडुलिपियाँ तो है ही, महाकाव्य भी हैं, कविताएं भी है। आप सबको भी पता होगा महाकाव्य कितने हैं हमारे? 2, रामायण और महाभारत। और कविताएं भी मिलती हैं उसमें, कि नाटक भी मिलते हैं। जैसे आप कालिदास के नाटक लगा लो, भारवी के लगा लो, किसी के भी देख सकते हो, नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। उस समय संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था, तो ज़्यादातर किसके मिलेंगे? संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं, लेकिन ये कम मिलते हैं प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा तो बाद में प्रयोग होने लगी है। जैसे अशोक के समय के लगा लो आप, उस टाइम पे भी हो रही है। तमिल भाषा भी प्रयोग होने लगी है, बाद में होने लगी है, लेकिन सबसे पहले कौन सी प्रयोग होती थी? संस्कृत। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोगों तक कोई जानकारी पहुंचानी हो तो उन्हीं की भाषा का प्रयोग करना जरूरी है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रयोग भी होने लगा था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे अभिलेख। उनसे भी, उनका अध्ययन करके भी हम प्राचीन काल के बारे में जान सकते हैं। तो इसी में बताएंगे कि अभिलेख क्या होते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? पत्थर के ऊपर लिखे जाते थे, या कोई धातु हो, कठोर सतह के ऊपर लिखा जाता था अभिलेखों को। सबसे पहले यही जानना है हमें। वो तो जो पांडुलिपियाँ थी वो कहाँ लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी
पत्ते वगैरह ताड़ पत्रों पर या फिर पेड़ की छाल के की सतह को उसको तैयार करके लिखा जाता था। वो कभी भी नष्ट हो सकते थे, लेकिन अभिलेख कहाँ लिखे गए हैं? कठोर सतह पे। कठोर सतह पत्तों से तो बनेगी नहीं, किससे बनेगी? या तो पत्थर से या धातु से। तो उन पे लिखा जाता था। जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उत्कीर्ण मतलब लिखे गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे? इन कठोर सतहों पर यानी अभिलेखों पर अपने आदेश लिखवा देते थे, या धर्म से संबंधित को भी कोई भी उनके विचार थे वो लिखवा देते थे, या फिर उनकी जो विजय थी, विजय प्राप्त करते थे वो उन अभिलेखों पे लिखवा देते थे। उनको लंबे समय तक रखने के लिए, ताकि लोग उनको पढ़ सकें और उनके बारे में जान सकें। अपनी प्रसिद्धि के लिए भी लिखवा देते थे, या फिर लोगों की भलाई के लिए भी। आजकल तो इंटरनेट वगैरह है, सब कुछ लोगों को पता चल जाता है। उस समय यही एक जरिया था अभिलेखों पर लिखवा देना। देखिए आगे, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। कुछ और भी मिलते हैं, साधारण लोगों ने भी लिखवाए हैं अपने विचार, और राजा रानियों ने, इन्होंने तो लिखवाए ही हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा। देखिए आगे, एक सेकेंड करते हैं हम। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ये मैंने पहले ही बताया है कि शासक अपने जो भी विजय लड़ाइयाँ लड़ते थे तो उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, या उस समय के जो दूसरे राजा थे उनसे अपने आप की तुलना करने के लिए कि मैंने इतनी विजय प्राप्त की हैं, ये सब दिखाने के लिए किस अभिलेखों पर लिखवा देते थे। देखिए जो साइड में लिखा हुआ ना, इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो शासकों की लड़ाइयों में अर्जित विजयों, ये आप इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसने महरौली का लोह स्तंभ है, उसके समय का है। जो लोहे की का एक स्तंभ है जो आपने शायद 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में, उस पर लिखवा रखा है। तो इस तरह से वो या तो पत्थर पे लिखवा देते थे या कोई धातु का हो तो उस पर लिखवा देते थे। आगे देखिए, लगभग ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये आपके अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे जो भी टॉपिक आएगा उसमें ज़रूर आएगा इसके बारे में। 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की चर्चा हो रही है जो यहाँ पे दिखाया गया है इस पेज पे। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंधार से, अफगानिस्तान। जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया के मैप, ये जैसे इंडिया का मैप है, इसके इस साइड जैसे पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान के आगे उधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में आपने सुना भी होगा काबुल, कंधार। आप वर्ल्ड का मैप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, या इंडिया का मैप देख लेना, उसकी सीमा आसपास भी मिल जाएगा। कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक राजा के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख किसके आदेश पे लिखा गया था? राजा अशोक। ये अशोक नाम आपने सुना ही होगा। मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए हैं, और सबसे पहले अशोक ने ही लिखवाए हैं, कठोर सतह पे लिखवाना शुरू किया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, यानी कि आप जो 7 लेसन आएगा उसमें आप इसके बारे में पढ़ोगे, शासक के बारे में भी, और उसमें इसकी चर्चा भी मिलेगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी भी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं तो लिखने के लिए लिपि का प्रयोग तो होता ही है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि के बिना तो भाषा को कैसे लिखोगे आप? लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों में बनी होती हैं। ये जैसे आप हिंदी की देख सकते हो, इसमें भी अक्षर और संकेत हैं। जब तुम कुछ बोलते हो अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको समझाने की बात है ही नहीं, क्योंकि हम भाषा का प्रयोग तो करते ही हैं।
यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह अभिलेख है जो अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। इसकी लिपि कौन सी है? ये यूनानी और अरेमाइक दो भिन्न लिपियों में लिखा गया है, यानी मिक्स। उधर उस साइड एक तो यूनान पड़ता है, तो यूनानी भाषा का उसका यूज हुआ है, और अरेमाइक ये आपकी ऊंचे लेवल की बात होगी, आपके 6th क्लास में अभी नहीं आएगा, ये आगे क्लासेस में आएगा। ज़्यादातर तो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं अशोक के जो अभिलेख हैं, और जो भारत के अंदर जो भी अभिलेख लिखे गए हैं वो सारे ब्राह्मी लिपि में हैं, और भारत से बाहर हैं वो या तो यूनानी में या अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं। ये आपको अभी इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे आएगा तब देख लेंगे। देखिए आगे, आप अभिलेख के बारे में समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अभिलेख से पता चल रहा है हमें प्राचीन समय के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, उस समय पे क्या क्या रहन सहन, सब कुछ, उनकी विजय, कैसी स्थिति होगी उस टाइम पे, ये सब पता चलता है। देखिए आगे देखते हैं। एक मिनट, सॉरी ये बहुत आगे चला गया, हम थोड़े पीछे करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। इसके अलावा अभिलेख तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सी वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करने वाला, उनको अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। ये इस तरह के शब्द हैं, ध्यान से सुन लें, ये आगे बार बार आएंगे फिर दिक्कत होगी, तो इनको समझें। पुरातत्वविद किसे कहेंगे? वस्तुओं के अतीत के बारे में, जैसे कोई भी प्राचीन वस्तु मिल गई कहीं पर, तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करना, उस पर क्या लिखा गया है, उस पर किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी लिपि है, किस राजा के टाइम पे हो सकता है, ये सब उसके बारे में जानते हैं। वो कौन होते, उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, यानी पत्थर और ईंट से प्राचीन समय की कोई भी इमारत मिल गई, उसके अवशेष ही मिलेंगे, वो उसी अवस्था में तो नहीं मिलेंगे। जैसे कोई खंडहर मिल गया, उसके अंदर कुछ भी, जैसे कोई बर्तन मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, उनके अवशेष जो भी बचे हुए हैं उनसे ही जानकारी हासिल करते हैं, चित्रों तथा मूर्तियों। आगे करते हैं। का अध्ययन करते हैं, उनमें जो भी चित्र मिल गए, मूर्तियां मिल गई, जो भी अवशेष मिल गया, बचा कुचा जो भी रह गया, उन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। यही है कि इसमें जो भी कुछ मिल गया, हथियार, बर्तन, आभूषण, इमारतों में जो भी बचा कुचा रह गया, उनके बारे में, खुदाई में जो भी मिला है उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना, उसकी छानबीन करना, यही पुरातत्वविदों का कार्य है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये कठोर हैं तभी तो इस टाइम तक मिल जाते हैं, नहीं तो अगर पांडुलिपि वगैरह देख लो तो वो तो नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। तो इसी प्रकार से जो कठोर सतह पर जो भी होगा वो पकी मिट्टी के होते हैं, या कोई धातु पे हो या पत्थर पे हो। जैसे पत्थर पे जैसे अभिलेख हैं, वो इस समय तक कैसे बचे हुए हैं? कठोर सतह पे लिखे गए हैं। देखिए जैसे ये दिया गया है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या है? देखिए, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, पात्र है। इसमें पात्र यानी कोई बर्तन, इसमें क्या डाला जाता था, ये पुरातत्वविद है, वो इसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। हमें तो एक मटका लग रहा है ये, लेकिन उसको जो पुरातत्वविद होगा वो इसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। ये जो इसके ऊपर चित्रकारी की गई है, ये किस समय की हो सकती है, इसकी डिज़ाइन कैसा है, ये किस समय पर यूज किया जाता होगा, इसमें क्या डाला जाता होगा, ये सब जानकारी वो हासिल करता है। दूसरा क्या है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का मिल गया है, इसके बारे में पुरातत्व जानकारी हासिल करेगा। हमारे यहाँ आज प्रयोग में होने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? इस समय के आपने देखे होंगे और उस समय के, तो ये इसमें वो
आइडिया लगाएगा, अनुमान लगाएगा अपना कि ये किस समय का हो सकता है, इसमें देखिए ये किस तरह की चित्रकारी की गई है, ये सब जानकारी हासिल करेगा। पुरातत्वविद इन छोटी छोटी चीज़ों से ही जानकारी हासिल कर लेता है, उस समय से रिलेटेड जो भी होता है उसके बारे में जानता है। ये आगे देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पुरातत्वविद क्या करते हैं, चिड़िया, मछलियों, जानवर, जो भी जानवर मिलेगा उनकी हड्डियां मिलती हैं, तो उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि क्या खाते हों। यानी प्राचीन समय में तो क्या थे, शिकारी ही तो थे, शिकार करते थे, खाते थे, तो उनकी हड्डियां मिलती थी जहाँ पर कि ये किस जानवर की हो सकती है, उससे अनुमान लगाते थे कि ये खाते होंगे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जले हुए रूप में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं ये। इस वजह से पुरातत्वविद हर तरह की छोटी सी जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत का आपको पता होगा, स्रोत किसे कहते हैं? जो भी प्राचीन समय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो भी हमें प्राप्त होता है, जैसे पांडुलिपियाँ मिल गई, अभिलेख मिल गए या और भी कोई अवशेष मिल गया, उन सबको क्या कहेंगे? स्रोत। प्राचीन काल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो भी मिला है उसे क्या बोलेंगे? स्रोत। इतिहास उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार उसे ही कहेंगे जो अतीत के बारे में जानकारी हासिल करता है। और वो किसके आधार पे करता है? स्रोत के आधार पर। ये कोई जादू तो है नहीं कि वो अपने आप ही उसको पता चल जाता है, वो स्रोत मिलते हैं, जो भी मिला उसी से जानकारी हासिल करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इन स्रोत के आधार पर ये जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे अनुमान लगाते रहते हैं कि अतीत में सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद में क्या हुआ। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है अभी, सबसे पहले खाद्य संग्रह थे, शिकार करते थे, उसके बाद में खेती करना शुरू किया, एक जगह पे रहने लग गए, अनाज उगाने लग गए, गेहूँ, चावल, जौ, ये सब उगाने लग गए। फिर गांव बसने लग गए, फिर नगर बसने लग गए। इस तरह से वो ये जानकारी हासिल कहाँ से होती है? स्रोत से ही तो होती है। और कौन करता है? पुरातत्वविद से जानकारी हासिल करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इनका प्रयोग करके, वो इतिहासकार हो या पुरातत्वविद हो, वो इनसे जानकारी प्राप्त करके ही हमें बताते हैं अतीत के बारे में। देखिए आगे देखते हैं। अतीत एक या अनेक? अतीत है जो वो एक, हमारा अतीत अगर एक होता तो क्या लिखते हैं हम? हमारा अतीत। लेकिन इस जो टॉपिक है इसके शुरुआत में आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है? हमारे अतीत। हमारे मतलब ये तो बहुवचन हो गया, यानी सबका अलग अलग हो गया है। तो सबका देखते हैं ये ऐसे क्यों हुआ है। क्या तुमने इस पुस्तक में के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस तरह के अतीत अलग अलग मायने थे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे इस समय भी आप लगा लीजिए, हर कोई व्यक्ति एक समान नहीं है। हर किसी के जैसे किसान है, राजा है, या फिर शिल्पकार है, या आम लोग हैं, सबके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग जानकारी प्राप्त करनी होती है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। ये तो जाहिर सी बात है कि राजाओं का जीवन और आम लोगों का जीवन या फिर व्यापारियों का जीवन, ये तो इस समय भी अलग अलग है।
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज का अंडमान द्वीप समूह है, वहाँ पर आजकल भी मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल खाते हैं। जो प्राचीन समय में खाद्य संग्रह होते थे उसी तरह का जीवन जीते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे आजकल शहरों में लगा लीजिए तो वो किस पे डिपेंड हैं, अन्य व्यक्तियों पे डिपेंड हैं। उनके घर में हर एक चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, उसको जो भी, जैसे सब्जी लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घर की रसोई का जो भी सामान है वो लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, चाहे फर्नीचर का सामान लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके लिए दूसरों पे तो डिपेंड है। सब कुछ अपने घर में नहीं बना सकते। तो शहरों के लोग हैं वो अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। अनाज के लिए वो किस पे निर्भर है, हम किसानों के ऊपर निर्भर हैं। तो इसी तरह से वो निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह के भेद आज के समय में है, ये पहले भी विद्यमान थे। इसीलिए यहाँ पर हमारा अतीत की बजाय हमारे अतीत लिखा गया है, अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग जानकारी हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विधियों का लेखा जोखा रखते थे। ये हमने पहले भी चर्चा कर ली कि शासक अपनी विजयों को की प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, कि अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ये सब विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम इन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्वविद है वो इन सब के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भी स्रोत मिलते हैं उन्हीं से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक हमने प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आम आदमी तो नहीं रखते थे, लेकिन राजा थे वो अपनी विजयों को विजय हासिल की है उसके बारे में लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें इनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ये तो चलता ही रहता है। जो भी जानकारी हासिल हो चुकी है और आजकल भी उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए काम चलता रहता है। पुरातत्वविद लगे रहते हैं, इतिहासविद हैं वो भी लगे रहते हैं। देखिए आगे तिथियों का मतलब। अब हम तिथियों के बारे में जानेंगे। इस पाठ में लगा लो या आगे जो भी लेसन आएंगे सब में तिथियों के बारे में जरूर जाने। अगर कोई तुम से तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर हम ये ईसा मसीह को के जीवन को मान लेते हैं, जैसे कि जीरो वर्ष मान लिया। इससे पीछे का जो टाइम पीरियड है उसे तो ईसा पूर्व बोलेंगे। इससे आगे का जो भी टाइम पीरियड है उसे बोलेंगे ईसवी। जितने भी साल आगे तक है उसको ईसवी बोलेंगे, पीछे जाते जाएंगे उसको ईसा पूर्व बोलते जाएंगे। इसमें तिथियों का यही है। देखिए आगे जो इसमें दिया गया है, अभी हम करते हैं आगे। तथा 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। और 2000 वर्ष पूर्व कर देंगे तो क्या होंगे, हम पीछे जीरो मानकर उसके पीछे ईसा पूर्व लिख देंगे। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको। पहले का जो है उसे ईसवी पूर्व बोलेंगे और जन्म के बाद में है उसे ईसवी बोलेंगे। आगे देखते हैं इतिहास की तिथियां। देखिए इतिहास की तिथियां, इसमें आपको कहीं पर तो ये आगे ऐसा आएंगे उसमें कहीं लिखा मिल सकता है, इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है। जैसे कि बीसी हिंदी में लिखा मिलता है बीसी, इसे कि हिंदी में क्या बोलेंगे, ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। आप बीसी और एडी इन दोनों को जान लें। जैसे बीसी है तो उसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी पहले। ईसा पूर्व जैसे अभी हमने देखा था ईसवी पूर्व दिया हुआ था, वही है ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी लिखा गया है एनो डोमिनी, उसे हिंदी में क्या लिखते हैं, ईसवी।
और आगे दिया गया है ये सारा। आप अभी ज़्यादा बता देंगे तो भूल जाओगे, इस वजह से इतना ही काफ़ी आपको ईस्वी पूर्व और ईस्वी के बारे में जान लें, और आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम करते जाएंगे, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा फिर। देखिए आगे करते हैं। इतना लेसन हमने करवा दिया है, आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, बच्चे खुद सोल्व करें। निम्नलिखित का सुमेल करो, सुमेल करना है, इनको मैच करना है। ये आप 2 मिनट तक आप सोच कर खुद करने की कोशिश करें, बाद में मैं करवाती हूँ। अगर पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ज़रूर कर पाओगे। फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, वो ज़रूर देखें, उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। अगर पाठ को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 1-2 बार वीडियो देख लें, ज़रूर आपको समझ आ गया होगा। आगे करवाते हैं। देखिए 2 मिनट का टाइम दिया गया आपको, कितना सोल्व कर पाए हो अपने आप से जाने। आगे मैं करवाती हूँ। देखिए मैच करते हैं। नर्मदा घाटी, दूसरा है मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। ये है नर्मदा घाटी। जो फर्स्ट वीडियो करवाया था उसमें आया था नर्मदा घाटी, ध्यान हो तो। हमने मैप में भी करवाया था। तो नर्मदा घाटी में क्या हुआ था याद करें। सबसे पहले नर्मदा घाटी में आखेट तथा खाद्य संग्रहक, मैं पीछे ले जाके भी दिखा सकती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मानव ने खाद्य संग्रहक शुरू किया था। 1 सेकंड और पीछे जाते हैं, आपको याद आ जाएगा जो पीछे का करवाया था। देखिए ये रहा, लेसन में से ही क्वेश्चन बनेंगे, इनको अपने आप भी ढूंढ सकते हो। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्रहक थे, संग्रहक थे। देखो ये शिकार आखेटक थे, रहना शुरू किया था इन्होंने, यही तो था। ये कहीं और से लेसन में और कहीं से क्वेश्चन नहीं बने हैं, इसी लेसन में से हैं। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। देखिए आगे करते हैं। नर्मदा घाटी का हमने कर लिया है। आखेट था, खाद्य संग्रहक थे। मगध क्या था हमने चर्चा की थी। जैसे वर्तमान में जो बिहार है वहाँ पर पहला क्या था, पहला बड़ा राज्य था जिसे बोलते थे मगध। दूसरा सोल्व हो गया। गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर क्या होता था, आरंभिक कृषि आरंभ तो हो गई थी सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, आपने लेसन में किया होगा। लेकिन विकसित रूप में अच्छी तरह से गारो पहाड़ियों में शुरू हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर अनुमान लगाओ क्या हुआ था। प्रथम नगर बसे थे। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो यहीं पर सिंधु नदी के पास ही प्रथम नगर बसे थे। गंगा घाटी, यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गंगा घाटी में नगर बाद में बसे थे। पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे बसे थे नगर, और बाद में जो बसे थे वो गंगा घाटी में बसे थे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। या आप भी सोच सकते हो। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे जिसे, लैटिन भाषा का शब्द है। मेनू का अर्थ क्या है, हाथ ही है। अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे, कठोर सतह पे लिखे जाते थे। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों, पेड़ की छालों को अच्छी तरह से तैयार करके उन पे लिखा जाता था। कि कितने भी अंतर लिख लो आप, पांडुलिपियाँ जल्दी ख़त्म हो सकती हैं, उनके अवशेष कम मिलते हैं, खराब हो जाती हैं, कीड़ों वगैरह ने खा ली हैं। अभिलेख हैं वो अभी तक मिल सकते हैं क्योंकि पत्थर और धातु पे लिखे होते हैं। आप कितने भी अंतर ढूंढ लो इनमें, अगर पाठ पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएगा, अपने दिमाग में आ जाएगा बार बार। आगे देखते हैं। ये आप आओ चर्चा करें, आप खुद करके देखें। इसमें ऐसा कोई खास करवाने वाला है नहीं। प्रमुख तिथियां देख सकते हैं। जैसे देखिए
प्रमुख तिथियां जरूर देख लें। कृषि का आरंभ, कृषि का आरंभ कब हुआ है? 8000 वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व का मैंने पहले बता दिया क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ये कहाँ पर शुरू हुई थी? 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। दूसरा है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु प्रथम नगर, यानी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, मैच करने वाला, उसमें यही था ना प्रथम नगर। प्रथम नगर कहाँ पर बसे थे? सिंधु सभ्यता में, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों में। गंगा घाटी के नगर, एक सेकंड ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं देता होगा। और गंगा घाटी के नगर, गंगा घाटी के नगर कब बसे हैं? 2500 वर्ष पूर्व। अभी क्वेश्चन आया है मैचिंग वालों में, देख लेना अच्छी तरह से। मगध का बड़ा राज्य, ये भी उसी समय का है, जो वर्तमान बिहार है वहाँ पर बड़ा राज्य था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये सारे मैंने पहले करवा दिए हैं, उसी से रिलेटेड हैं। इसको 2-3 बार हम कर लेते हैं, रिवीजन हो जाता है तो सारे अच्छी तरह से हो पाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये लेसन समझ आ गया होगा। इसको ज़रूर पढ़ें 2-3 बार, इससे समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी की सोशल साइंस का जो जितने भी टॉपिक हैं वो सारे, चाहे तो कोई कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें सोशल साइंस आती हो उसमें ज़रूर आते हैं। एनसीईआरटी सभी बुक्स का निचोड़ है, इसको ज़रूर पढ़ें, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हों। धन्यवाद। वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, बार बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।